एक टाइम था जब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को लोग वेल्थ क्रिएशन स्पेशलिस्ट के नाम से जाना करते थे। जो इन्वेस्टर्स थे वो इसके रिटर्न के बहुत बड़े फैन हो चुके थे। जिसको देखो वो केवल इसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि जहां पे सारे म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहे थे अभी एक साल पहले, वहीं पे ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एंड 2024 के अंदर में टॉप परफॉर्मर रहा है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर टॉप परफॉर्मर रहा है 2024 के अंदर में। फिर इस म्यूचुअल फंड के साथ कुछ ऐसा होता है कि पूरा का पूरा गेम ही पलट जाता है। जो म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्मर रहा है 2024 के अंदर में, वो 2025 के शुरू होते ही सबसे नीचे आ चुका है। अपने बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज को बीट करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के साथ कि जो उसको टॉप परफॉर्मेंस से नीचे पटक दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2024 से, जब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में एक कंपनी का वेटेज लगभग 8 से लेकर 9% का था। यानी उस कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का अकेले वेटेज लगभग 9% का था, यानी कि लगभग 9000 करोड़ का एक्सपोजर लेके बैठा हुआ था कल्याण ज्वेलर्स का मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। अब जब एक कंपनी का इतना ज्यादा एक्सपोजर होता है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां पे वो कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली उस फंड हाउस के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी का मूवमेंट पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को हिला रख देगा। और यही हुआ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के साथ। कल्याण ज्वेलर्स में एक रूमर फैलाया जाता है जनवरी 2025 के अंदर में। रूमर यह फैलाया गया था कि जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, वो कल्याण ज्वेलर्स के शेयर के प्राइस को और ज्यादा पुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को खरीद रहे हैं। ये रूमर फैलाया गया था, जो कि बाद में चल के खुद उसके फंड मैनेजर इस चीज को बेसलेस बोलते हैं। ये केवल रूमर था, ये सच्चाई नहीं थी। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जनवरी 2025 के अंदर, वो भी पहले हफ्ते के अंदर में, जो कल्याण ज्वेलर्स का शेयर प्राइस था वो लगभग 30 से लेके 35% नीचे गिर जाता है केवल एक हफ्ते के अंदर में। अब सोचिए 30 से लेके 35% अगर कोई शेयर प्राइस गिर जाता है और किसी म्यूचुअल फंड का उस शेयर का लगभग 8% का 9% का वेटेज होता है, तो सोचिए उस म्यूचुअल फंड पे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। और सीधा इंपैक्ट पड़ा मोतीलाल ओसवाल के सारे म्यूचुअल फंड के ऊपर, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे। शेयर का प्राइस नीचे गिरा, म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न पूरी तरीके से नीचे गिर गया। हाँ, बाद में जब इस चीज को रूमर बोला गया तो स्टॉक का प्राइस 6-7% ऊपर ही भाग गया था, बट ओवरऑल जो रिटर्न था वो अभी भी माइनस में चल रहा है। तो यहां से शुरुआत हुआ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के डाउनफॉल का, क्योंकि 2024 के अंदर में ये फंड पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर टॉप पे रैंक कर रहा था। मतलब 2024 में इससे ज्यादा रिटर्न देने वाला कोई म्यूचुअल फंड नहीं था। अब इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है, ऑब्वियस रिटेल इन्वेस्टर वहीं पे जाना पसंद करते हैं जहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो लोगों ने भर भर के इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और 2025 के अंदर में जब ये रूमर फैलाया गया, सबकी हालत खराब हो गई। सब लोग पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे, सबका पोर्टफोलियो माइनस में जाने लगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी बहुत नीचे गिर चुका था। क्योंकि अगर स्टॉक 30-35% नीचे गिर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, क्योंकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का कि ये बहुत ही कम स्टॉक को पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं। केवल 18 से लेके 20 स्टॉक ही होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। आज भी आप जाके चेक करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, तो केवल आपको 18 कंपनी दिखने वाली है। अब 18 कंपनी के अंदर ऑब्वियस ही बात है, 18 कंपनी के अंदर वेटेज भी ज्यादा होगा। जितनी कम कंपनी होती है उतना वेटेज ज्यादा होता है। अब कल्याण ज्वेलर्स में अगर 9% का वेटेज है, आज के टाइम पे भी आप जाके देखेंगे तो आपको जो टॉप की कंपनी दिखेगी, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, उसका लगभग 10% से भी ज्यादा वेटेज है। अगर एक कंपनी का 10% से ज्यादा वेटेज है तो ऑब्वियस है उसके अंदर गिरावट होती है, या टॉप 5 कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो पूरा इंपैक्ट पड़ता है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के ऊपर। आज के टाइम में लगभग टॉप 5 कंपनी का 50% का वेटेज है, लगभग 50% का वेटेज है। तो यह बहुत ही बड़ी बात होती है और इसको लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। बट मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को इस चीज के लिए सराहना करना पड़ेगा कि इतने कम स्टॉक को रखे पोर्टफोलियो के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते आ रहा है। अब देखिए जो ये भारी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है ना मोतीलाल के अंदर, ये केवल एक रूमर की वजह से हुआ था। इससे ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है लंबे टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर में कौन सी फिलॉसफी का इस्तेमाल करके मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड आज के टाइम में टॉप का फंड बना हुआ है। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो कोर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है उसका नाम है QGLP, यानी कि क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी एंड प्राइस। इन 4 फिलॉसफी पे ये म्यूचुअल फंड काम करता है और इन 4 फिलॉसफी की ही वजह से ये म्यूचुअल फंड बाकी फंड से अलग है, बाकी फंड से अलग आपको रिटर्न दे रहा होता है। अब देखिए क्वालिटी का सिंपल मतलब है कि जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनका बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंपनीज को ये चूज करते हैं। ये कोई ऐरे गैरे कंपनी को नहीं उठा के पोर्टफोलियो में लेके आ जाते हैं, ये केवल उसी कंपनी को चूज करते हैं जो क्वालिटी वाली होती है, जो लंबे टाइम में इनको रिटर्न दे सकती है, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। दूसरे फिलॉसफी यानी कि ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो ये उन्हीं कंपनीज को चूज करते हैं जो लंबे टाइम में ग्रोथ
कर सकती हैं। ये उन कंपनीज पे बेट नहीं लगाते हैं जो केवल शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस देती हैं, लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन कंपनीज को पोर्टफोलियो में लेकर नहीं आते हैं, ये केवल उन्हीं कंपनीज को लेकर आते हैं जो लंबे टाइम में ग्रोथ दे सकती हैं। इससे इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है लंबे टाइम के अंदर में। तीसरा जो फिलॉसफी है उसका नाम है लॉन्गेविटी। अब लॉन्गेविटी का सिंपल मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऐसे बिजनेस के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाए, मतलब ऐसे बिजनेस हो जो लॉन्ग टर्म में भी रह पाए। ऐसा कोई बिजनेस ना हो कि 1-2 साल चले और उसके बाद फ्लॉप हो जाए, उस कंपनी का कहीं नामो निशान ना हो, उस बिजनेस का नामो निशान ना हो। तो ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लंबे टाइम में सर्वाइव कर पाए। एंड जो आखिरी फिलॉसफी है जिसका नाम है प्राइस। अब देखिए, सही बिजनेस चूज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपने एक अच्छा बिजनेस चूज कर लिया है वही सब कुछ नहीं होता है, आपको फेयर वैल्यू में उस बिजनेस को चूज करना पड़ेगा। तो एक अच्छी डील होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी को उसके फेयर वैल्यू में खरीदते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे ओवर वैल्यूड कंपनी है तो उसको उठा के रख लिया है पोर्टफोलियो के अंदर। तो एक फेयर प्राइस के अंदर कंपनीज को पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। तो ये चार जो फिलॉसफी है ना, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी एंड प्राइस, QGLP, यही इस म्यूचुअल फंड को बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग बनाता है। और इसी फिलॉसफी के चलते ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही कम स्टॉक को रखते हैं। 18 से लेकर 20 कंपनी को ही पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया मोतीलाल ओसवाल के डाउनफॉल के बारे में। उसके बाद हमने बात किया इसके फिलॉसफी के बारे में कि कौन से फिलॉसफी का इस्तेमाल करके ये बाकी म्यूचुअल फंड से अलग रहते हैं। अब हम इनके मेन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसका अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट 33,000 करोड़ को पार कर चुका है, जो कि सबसे ज्यादा AUM वाला म्यूचुअल फंड है पूरे के पूरे मोतीलाल के अंदर। तो आखिर में क्या रीजन है कि लोग भर भर के इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? और जो मैंने आपको QGLP फिलॉसफी के बारे में बताया, वो QGLP फिलॉसफी इस म्यूचुअल फंड के ऊपर ज्यादा काम करती है जो इसके मिड कैप का म्यूचुअल फंड है। पिछले 1 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लगभग आपको 5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को तो आसानी से बीट कर दिया क्योंकि 2024 में एक टॉप परफॉर्मर था, तो इतने गिरावट के बाद भी अभी भी इसका 5% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर में। बट पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो यहां पे देखिए लगभग 11.5% का रिटर्न है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। क्यों नहीं बीट कर पाया है, इसके पीछे का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया है। अगर 3 महीने की बात करें तो यहां पे लगभग 3% का रिटर्न दिया है। फिर से ये म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है, अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। एंड अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर 2 साल के बारे में बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी ऑब्वियस है बहुत बुरी तरीके से बीट किया है। 5 साल के अंदर में लगभग 35% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग आपको 24% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को तो बीट कर ही दिया है, कैटेगरी एवरेज को भी बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ये शॉर्ट टर्म में गिरावट हुआ है ना, केवल इस गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट है 3 से लेकर 6 महीने का। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 4 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर, मतलब पूरे मिड कैप के अंदर 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के टाइम पीरियड में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के टाइम पीरियड में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है। और ये 9 नंबर पे इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की जो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, 6 महीने में लगभग 27 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 महीने में लगभग 23 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये जो आपको शॉर्ट टर्म की गिरावट है, इसके वजह से 1 साल के रिटर्न के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, इसीलिए 9 नंबर पे रैंक कर रहा है ना। तो ये मिड कैप के अंदर टॉप पे रैंक कर रहा था, 1 नंबर पे रैंक कर रहा था। वहीं अगर इसके SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 23.5% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर भी, तो और क्या चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 142% का है। कैटेगरी एवरेज का 226% का, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है, बट 142% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है। इसका मतलब फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव तो करता ही करता है। इक्विटी की बात करें, 82% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 18 होने वाले हैं, 18 कंपनी के अंदर ही आपके पैसे को डाला जाएगा। लार्ज कैप की कोई भी कंपनी नहीं है, मिड कैप का 15% है, स्मॉल कैप का 5% है, एंड अदर्स के अंदर 61% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो अदर आपको दिख रहा है ना, इस अदर में ज्यादा मिड कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी है, लार्ज कैप का कोई इसके अंदर एलोकेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, सबसे ऊपर आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजी दिखेगा जिसका लगभग 10.5% का वेटेज है, जो अभी के टाइम में वेटेज बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे 1 महीने के अंदर में लगभग 1.5% का वेटेज बढ़ाया गया है इस कंपनी के अंदर, और कोफोर्स से वेटेज घटाया गया है। कोफोर्स में सबसे ज्यादा वेटेज था, अभी के टाइम में लगभग 1% घटाया गया है पिछले महीने, और अभी के टाइम में लगभग 9% का वेटेज है। कल्याण ज्वेलर्स फिर से यहाँ पे लगभग 8% का वेटेज है। परसिस्टेंट सिस्टम 8% का वेटेज है। ट्रेंड का लगभग 7% का वेटेज है। पॉलीकैप का लगभग 5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप टॉप 10 स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। स्पेशली टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेटेज है, लगभग
50% का वेटेज है केवल टॉप 5-6 कंपनी के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है किसी भी एक म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो अगर इन स्टॉक्स के अंदर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गया, कोफोर्ज हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ट्रेंट हो गया, इनके अंदर अगर गिरावट आती है तो सीधा इंपैक्ट पड़ता है मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड के ऊपर एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर। एंड आखिरी में अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 14 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा की बात करें 0.83 का है, कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब गिरावट भी कम देखने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। हाँ, कुछ अगर रेयर सिचुएशन होता है, कल्याण ज्वेलर्स जैसा र्यूमर फैलाया जाता है तो ऑब्वियस से ज्यादा देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो की बात करें 1.52 का है, अब ये बहुत ज्यादा होता है, 1.52 का ज्यादा होता है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बढ़िया मिल सकता है, अभी तक तो बढ़िया मिलता आ रहा है। तो यहां तक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को एंड मोतीलाल के मिड कैप म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये समरी निकल के आती है कि इसके अंदर कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब कि केवल 18 कंपनी को रखा जा रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, बहुत ही कम कंपनी है, इसीलिए इसको मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड के भी नाम से जाना जाता है। फोकस्ड का मतलब होता है सिंपल कि ज्यादा फोकस एक कंपनी के ऊपर है, तो ज्यादा डिपेंडेंसी एक कंपनी के ऊपर होता है। तो 18 कंपनी की वजह से क्या होता है ना कि अगर 2-3 कंपनी में ज्यादा फॉल्ट आता है, अगर गिरावट आती है भारी, तो पूरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियस मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14 का है, तो शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन रिस्क का भी आपको सामना करने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंपनी केवल 150 है, स्मॉल कैप में 250 कंपनी होती है और उसके नीचे की भी कंपनी को हम स्मॉल कैप बोल देते हैं। लार्ज कैप के अंदर जाइंट कंपनी होती है। अब सोचिए लार्ज कैप कंपनीज के अंदर जो टॉप की 5 कंपनी है, केवल टॉप की 5 कंपनी है, वो पूरे मिड कैप का वैल्यूएशन लेके बैठी हुई है। तो लार्ज कैप में कितना भी पैसा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मिड कैप इकलौती कैटेगरी है जो बीच में फंसी रहती है। इसके अंदर बहुत ही लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और मिड कैप में उन्हीं 150 कंपनी में डालना पड़ता है। अब फंड मैनेजर 150 कंपनी से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकता है, अब इसलिए उसको स्मॉल कैप में भी डालना पड़ता है पैसा। जैसे मोतीलाल के अंदर स्मॉल कैप में भी डाल रहा है पैसा एंड मिड कैप के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन होता है ना, ये आपको हमेशा ऊपर ही देखने को मिलता है और ये मिलेगा, ये नीचे नहीं आने वाला है। आप ये सोचेंगे बैठ के कि 20 का 22 का पी रेशियो हो जाएगा तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप का पी रेशियो 20-22 का नहीं होने वाला है। ये टॉप 100 कंपनी का हो जाएगा, ये टॉप 50 कंपनी का हो जाएगा, बट मिड कैप स्मॉल कैप का नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूएशन ज्यादा रहता है, क्योंकि कंपनी बहुत ही कम है और पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके वजह से वैल्यूएशन ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैल्यूएशन रिस्क आपको सामना करने को मिल सकता है, तो वैल्यूएशन जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब अगर आपका टाइम हॉरिजन मिनिमम 5 साल का है, मिनिमम 5 साल का या 5 साल से ज्यादा का है, तो आप इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। बट अगर आपका टाइम हॉरिजन 5 साल से कम टाइम का है तो आप इस म्यूचुअल फंड से कोसों दूर रहिएगा। मैं तो बोलूंगा अगर आपका टाइम हॉरिजन 7 साल से कम टाइम का है तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। आपका टाइम हॉरिजन 10 साल, 15 साल, 20 साल का होना चाहिए, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। नहीं तो आप भी एक दिन बैठ के कमेंट कर रहे होंगे कि मोतीलाल मेरे लिए नहीं बना हुआ है, मोतीलाल के अंदर कोई पैसा मत इन्वेस्ट करो, क्वांट के अंदर कोई पैसा मत इन्वेस्ट करो। भाई ये म्यूचुअल फंड उनके लिए बना होता है जो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर होते हैं। आप अगर इनके रिस्क को नहीं झेल पा रहे हैं, इसका मतलब आप हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है, आप वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है, आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। तो आप इन म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, आपके लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं बने हुए हैं, ये केवल उन्हीं के लिए बनाया गया है जो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, जिनको लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट करना है। 3 महीने और 6 महीने के रिटर्न देखने के बाद अगर आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं तो आपको इस फंड से कोसों दूर रहना है, सोचना भी नहीं आपको इस फंड्स के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट, आप लमसम से ज्यादा अगर आप एसआईपी के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आप एसआईपी करना पसंद करते हैं, तभी आपके लिए मोतीलाल के म्यूचुअल फंड बने हुए हैं, क्योंकि एसआईपी ही आपको लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करके देती है। लमसम में आप सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं है कब मार्केट नीचे गिरने वाला है या मार्केट का बॉटम क्या है, आप गलत टाइम पे ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो एसआईपी अगर आप करते हैं, हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लंबे टाइम में कंपाउंडिंग काम करती है। तो अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। आई होप आपको ये पूरी एनालिसिस वाली वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड था जिसके अंदर हमने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया। और कौन से म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जिस म्यूचुअल फंड पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं उस पे मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा, उसको मैं जरूर इस सीरीज के अंदर ऐड करूंगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले जो म्यूचुअल फंड के एनालिसिस वीडियो हैं उसको आप पूरी तरीके से मिस करने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।